नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, मिशन ऑक्सीजन फिलहाल देश में यही चल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी काफी दिखाई दी है कई राज्यों में। और धरातल पर सच्चाई देखें तो मरीज भी धर धर भटक रहे हैं, उनके परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और मरीजों की जान बचाई जा सके। ये डॉक्टर भी कह रहे हैं। ऐसे में इलाज डॉक्टर भी करना चाहते हैं, अस्पताल भी करना चाहते हैं, लेकिन इलाज करवाने के लिए मरीजों के परिजन भी आगे आ रहे हैं, पैसा भी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी भारी किल्लत ऑक्सीजन की है। ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा प्लान बनाया गया है और कहा गया है, यह दावा ठोका गया है केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक कि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं होगी। हम ऑक्सीजन को वितरण करने के लिए एक बड़ा प्लान बना चुके हैं। ऐसे में एक लिस्ट हमारे हाथ भी लगी है। ऑक्सीजन की कमी पर अब सरकार की तरफ से एक बड़ा जो प्लान है उसकी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब ऐसे में सवाल तो कई तरह के अब भी हैं कि क्या ये प्लान कारगर साबित होगा, क्या जो पूर्ति होनी चाहिए ऑक्सीजन की वो इस प्लान से हो सकेगी। जिलों के हिसाब से लिक्विड ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित कर दी गई है और ये भी आपको जानकारी हम दे दें कि कई जगहों से हरियाणा के जिलों में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। और इसके अलावा कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों को ज्यादा ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। लिक्विड ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा रुड़की से भी हरियाणा में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। और साथ ही एक बड़ी बात कि खबरें अभी तक के पास एक एक डिटेल है और लिक्विड ऑक्सीजन किस जिले में कितनी सप्लाई होगी, किस तरह से वितरण किया जा रहा है, ये भी लिस्ट हमारे पास है। और ये आप देख भी पा रहे होंगे इस समय आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए भी एक एक जानकारी आपके सामने हम मुहैया करवाएंगे और बताएंगे कि हरियाणा के किस जिले में या जिले में आप रहते हैं उस जिले को कितनी लिक्विड ऑक्सीजन मिल पा रही है और कितनी सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। और इसका पूरा एक प्लान, एक खाका तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से भी ये कहा गया था कि कोटा बढ़ाया जाएगा, हरियाणा का भी और दिल्ली का भी। अब ऐसे में कोटा बढ़ाया गया है तो उसका असर ये तो होगा कि ऑक्सीजन की जो ज्यादा कमी है या किल्लत है वो पूरी होगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये भी तो एक अहम प्रश्न है इस समय हमारे सामने, क्योंकि अभी भी कई जगह से तस्वीरें सामने आती है, कई जगह से जो मरीज के परिजन है वो कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कई अस्पताल भी कई बार कहते हैं कि कुछ घंटों की ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। कई अस्पताल तो ऐसे हैं कहते हैं कि आज की ऑक्सीजन है, कल का पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अब उन अस्पतालों की भी चिंता जाहिर तौर पर सामने आती है। सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है तो निजी अस्पताल की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन निजी अस्पताल कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मरीजों को हम भर्ती करें, उनकी मदद करें, लेकिन ऑक्सीजन कितनी उपलब्ध है ये तो वो घंटों के हिसाब से बता देते कि इतने घंटों के लिए और इतने लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब ऐसे में जो ये लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब एक दिन में कितने टन ऑक्सीजन लिक्विड के तौर पर किस जिले को मिल रही है। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे और ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश हम करेंगे हमारे संवाददाताओं से कि आखिरकार उनके जिले में क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मिशन बनाना जरूरी है, इसको एक मकसद बनाना कि ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए, हर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचे, हर मरीज जो दम तोड़ रहा है या जो जरूरत के हिसाब से चाहता है कि उसको ऑक्सीजन मिले और उस ऑक्सीजन से उसको जिंदगी मिले, इसलिए इसे मिशन बनाना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने ये कोशिश की है कि अब सरकार तक बातों को पहुंचाया जाए जहां जो स्थिति बनी हुई है। और सरकार के जो प्रयास है वो अच्छे प्रयास भी हम दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन लिक्विड के तौर पर जो मिल पा रही है अलग अलग जगह पर और गैस के रूप में भी, तो उसको किस तरह से पहुंचाया जाए, किस तरह से वितरित किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो खबरें तक के पास ये लिस्ट है जो आप देख भी पा रहे होंगे। हमने इस लिस्ट को आपको दिखाने की इसलिए भी कोशिश की है ताकि आप भी जानें कि सरकार किस तरह से अब प्लान के तहत, रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है ताकि हरियाणा में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी ना हो। हर राज्य के लिए कोई ना कोई कोटा निर्धारित होता है और पहले आप जानकर हैरान भी होंगे, एक जानकारी हम आपसे साझा भी करेंगे कि पहले हमारे देश में किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई होती थी और कितनी ज्यादा डिमांड थी और अब कितनी ज्यादा डिमांड है। इसका भी हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार देश में और हरियाणा में किस तरह के हालात बने हुए हैं ऑक्सीजन को लेकर। और इसलिए हम ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर किस तरह के अब हाल बेहाल है या हाल सुधर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो एक एक जिले का यहां पर ब्यौरा है कि कितने टन पर डे ये मिलेगी ऑक्सीजन किस जिले को। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल करनाल को कितनी मिलेगी या दूसरे जिलों को जो अस्पताल वहां मौजूद है उनको कितनी मिलेगी। और यहां तक कि रुड़की से भी एक कंपनी है, उत्तर प्रदेश यूपी से भी
वहां से भी सप्लाई हो रही है, करनाल में भी और बाकी जिलों में भी ऑक्सीजन। इसके अलावा पानीपत के प्लांट से भी सप्लाई हो रही है। ये तमाम डिटेल्स हमारे पास है। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि जब चर्चाएं होती है इस तरह की तो कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। तो ये सवाल भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। क्या सरकार प्लांट से ऑक्सीजन की कमी पूरी कर पाएगी? क्या इस सरकारी प्लांट से ऑक्सीजन की जो भारी कमी है वो दूर हो पाएगी? ऑक्सीजन वितरण की प्रक्रिया कितनी सही है? किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जा रही है? वितरण प्रणाली सही है तो ऑक्सीजन की कमी क्यों दिखाई देती है? एक और बड़ी बात, क्या ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी पहले नहीं हो सकती थी? आज कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड से ये प्लांट बनाए जा रहे हैं। क्या हर राज्य को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल पा रही है? हर अस्पताल को मिल पा रही है? और एक और बड़ा सवाल, अगर ऐसा है तो फिर अस्पताल ऑक्सीजन के लिए क्यों गुहार लगा रहे हैं? क्यों डॉक्टर सामने आकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम मरीजों की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? तो इस तरह के प्रश्न उठते हैं। हम सरकारी प्लान पर सवाल नहीं उठा रहे, सरकार कोशिश कर रही है, हम मानते हैं, लेकिन उतने हिसाब से या उतनी शिद्दत से ये कोशिश हो रही है, ये एक अहम सवाल है यहाँ पर। और कुछ कमियां खामियां हैं तो दूर करने के लिए कितनी तेजी से काम किया जा रहा है, ये भी तो सवाल उठाना और सवाल पूछना हमारा अधिकार भी है और हमारा फर्ज भी है, क्योंकि आपकी जान दांव पर है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, आपको विस्तार से उस लिस्ट के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं अब। और आपकी स्क्रीन पर हर जानकारी वो होगी किस जिले को कितनी ऑक्सीजन अब लिक्विड के तौर पर मिल पाएगी। ये वो लिस्ट आपके सामने, और इस लिस्ट के हिसाब से आप जान लीजिए कितनी ये लिस्ट मिल पा रही है। और अगर बात करें इसमें तो देखिए आप रुड़की से भी मिल पा रही है कई जिलों को, करनाल भी है उसमें, और भी जिले शामिल है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं इसमें कि अलग अलग हिसार जिले को कितनी मिल पा रही है, फतेहाबाद को। ये टन पर डे आप देख पा रहे हैं, टीपीडी यानी कि टन पर डे लिक्विड ऑक्सीजन मिल पाएगी किस जिले को कितनी। भिवानी में आप देख सकते हैं कितना आंकड़ा है। इसके अलावा फरीदाबाद में भी आप देख सकते हैं क्या आंकड़ा ये बता रहा है। रेवाड़ी में कितने टन मिल रही है पर डे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये लिस्ट के मुताबिक आपके सामने आंकड़ा है। हरियाणा में किस जिले को कितनी ऑक्सीजन मिल पा रही है, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गुरुग्राम जिले को जरूरत है और इस जिले को ऑक्सीजन पर डे मिल भी पा रही है। तो एक एक जिले का आप ब्यौरा देखिए, आप जिले में रहते हैं, उस जिले में कितनी उपलब्धता है ऑक्सीजन की, ये तो हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कितनी मिलेगी अब ऑक्सीजन, उसको लेकर भी आपके सामने जानकारी है कि किस जिले को अब कितनी ऑक्सीजन पर डे टन प्रोवाइड करवाई जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो अब हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और खबरें तक के एडिटर नासिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि नासिर ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि हम कई दिनों से देख पा रहे हैं कि अब दिक्कतें बढ़ रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं कि अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं सरकार से कि आप जो इंतजाम अब कर रहे हैं आपने पहले क्यों नहीं किए? क्या आपको मालूम नहीं था दूसरे देशों को देखकर कि दूसरी लहर हमारे देश में, भारत में भी आ सकती है, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, वेंटिलेटर की कमी भी हो सकती है। तो ऐसे में नासिर जो सरकार प्रयास कर रही है हम उसको भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी आपको लगता है? क्योंकि जिले दर जिले हमने आंकड़ा दिखाया कितने टन पर डे के हिसाब से ऑक्सीजन अब सप्लाई होगी किस जिले में। तो आपको लगता है कि आंकड़ों के हिसाब से और तुलना की जाए तो जो ऑक्सीजन की कमी अब हो रही है उसको पूरा करेगा ये प्लान जो सरकार ने अब जारी किया है? कमल, एक बात का आपने जिक्र किया कि हमारी कोशिश यही है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो सब दिखाया जाए। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं, वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त जरूरतें क्या महसूस की जा रही हैं उसका भी हम सब कुछ बता रहे हैं। यहां पर आपने आंकड़े दिखाए कमल कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितने टन ऑक्सीजन दी जाएगी, हरियाणा को कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी। तो इस लिस्ट के हिसाब से हरियाणा को जो अलग अलग जगहों से हरियाणा के लिए ऑक्सीजन आ रही है, देखिए रुड़की से जो ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश से आएगी हरियाणा के कुछ जिलों के लिए वो है 25 टन। इसके अलावा जिंदल स्टील की तरफ से कुछ जिलों को ऑक्सीजन दी जाएगी वो है 9 टन। इसके अलावा MSME SUR हिसार से ASU हिसार से जो ऑक्सीजन दी जाएगी वो है करीब 10 टन। और पानीपत की तरफ से, पानीपत में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी तरफ से कई जिलों को टोटल ऑक्सीजन दी जा रही है 80 टन, 80 मीट्रिक टन, है ना। अब ये पर डे के हिसाब से ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन यहां पर कमल सबसे बड़ी बात है कि टोटल मिलाकर जो इस वक्त ऑक्सीजन
हरियाणा के लिए एलोकेट की गई है सप्लाई के लिए, वो टोटल बैठती है सारी जगहों से 124 टन। लेकिन जिस तरह से जानकारी के मुताबिक हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं, तो 23 तारीख को हरियाणा को जरूरत है ऑक्सीजन की 143.26 मीट्रिक टन की। 143.26 मीट्रिक टन की हमको जरूरत है 23 तारीख को। 24 तारीख को हमको जरूरत है 125 मीट्रिक टन, 125.5 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें मिली कितनी है? 124। अच्छा, 25 तारीख को हमें चाहिए, जो जरूरत के हिसाब से जो आंकड़े हैं, जो बताया जा रहा है कि 185.22 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें चाहिए। अभी हमारे पास एलोकेशन की बात आई है, कितनी जरूरत के हिसाब से 124 टन। अब जो बच रही है ऑक्सीजन, जो ज्यादा है, वो कहां से आएगी? उसके लिए कहां पर गुहार लगाई जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। कमल, जिस तरह के आंकड़ों के हिसाब से अगर किसी मरीज को 24 घंटे ऑक्सीजन दी जाती है, अगर किसी अस्पताल में किसी मरीज को 24 घंटे ऑक्सीजन दी जाए, तो कम से कम जो 50 किलो वाले, 50 लीटर वाले जो सिलेंडर होते हैं, वो कम से कम 5 सिलेंडर चाहिए एक मरीज के लिए। 24 घंटे अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, करीब 50 है ना। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कितनी खपत होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर कमल ये, जो आपने एक बात कही कि जरूरत के हिसाब से हमने प्लानिंग क्यों नहीं की। प्लानिंग अब की जा रही है, अब कहा जा रहा है कि भाई हम 551, 552 या 500 प्लांट बनाएंगे। नहीं, अब वो कब बनेंगे उसके लिए डेडलाइन नहीं दी गई अभी, कितनी तेजी से काम होगा। हालांकि पीएमओ उस पर संज्ञान ले रहा है, उसके हिसाब से हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कुआं प्यास लगने पर नहीं खोदा जाता, प्यास लगने से पहले खोदे जाते हैं। प्यास लगने पर अगर हम कुआं खोदना लगेंगे तो तब तक तो जो कुआं बनकर तैयार होगा, तब तक हम मर जाएंगे प्यास से। तो यहां पर सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, एक तरफ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकारी आंकड़े निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन इस वक्त जाहिर सी बात है सरकारी नुमाइंदों से बात की जाएगी, किसी सरकार के अधिकारी से बात की जाए तो वो कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जरूरत है, हम जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर जो हॉस्पिटल्स है वो गुहार क्यों लगा रहे हैं? बड़े बड़े अस्पताल, जो नामी अस्पताल है, वो ट्वीट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करें। दिल्ली के तमाम अस्पतालों की हम देख रहे हैं कि किस तरह से मरीज मर रहे हैं। आज की बात है, फरीदाबाद मेट्रो अस्पताल की तरफ से खबर आई कि वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है। कल मैक्स अस्पताल की बात की जाए, फोर्टिस अस्पताल की बात की जाए, तो ये सारी कमियां महसूस की जा रही हैं ऑक्सीजन को लेकर। सवाल यहां पर यह है कि जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वक्त पर, वो क्यों नहीं हो पाई। आज हमें उम्मीद है कि सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन बार बार एक बात और कही जा रही है, सिस्टम खराब है, सिस्टम की वजह से परेशान है। सिस्टम होता क्या है? शासन प्रशासन सिस्टम होते हैं। सीधी सी बात यह है, अगर हमारी सरकारें बेहतरीन काम करती हैं, विकास के काम करती हैं, तो उससे देश की तरक्की होती है, देश के लोग खुश होते हैं और सरकारों का नाम होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर देश के लोग परेशान हो रहे हैं, देश में व्यवस्थाएं खराब हो रही है, तो उसमें सरकारों की ही जिम्मेदारी होती है। सीधी सी बात यहां पर यह है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हालात पर काबू किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो ऑक्सीजन की बात है कि हम दे इतनी रहे हैं, लेकिन जरूरत ज्यादा है, तो उस जरूरत को हॉस्पिटल वाले कैसे पूरी करें? तुलनात्मक तरीके से समझाने का भी प्रयास किया है नासिर यहां पर, और ये देखा भी हमने, दर्शक भी सुन पा रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन वितरण कार्यक्रम के जरिए अब आगे अस्पतालों को ऑक्सीजन लिक्विड के तौर पर दी जा रही है और कितनी जरूरत है, ये हमने तुलना कर ली है। और ये तो स्टॉक में होनी चाहिए नासिर, ये तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम अगर तुलना करेंगे और हमें कमी दिखाई देगी तो ये लग रहा है कि जो बाकी मरीज हैं जिनको जरूरत होगी, वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंच पाएगी? दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं। कोई तो हमने देखा कि प्लांट के बाहर खड़े रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो चाहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ही मिल जाए। तो इसको लेकर तो एक सवाल उठता ही है। नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु नारंग भी करनाल से, वो भी कुछ आंकड़े जुटाकर आए हैं, कितनी जरूरत करनाल के हिसाब से होनी चाहिए और कितनी जरूरत है अभी, ये सब आंकड़े उनके पास है नासिर। बिल्कुल, और हिमांशु साहब पूछ भी रहे हैं कमल की जिस तरह से तमाम चीजें हैं, और हिमांशु भी लगातार, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, एक ऐसे माहौल में जब कहा जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, कोशिश करें अपने घरों पर, तो पत्रकार आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करो। खबरें अभी तक के तमाम रिपोर्टर वो पूरी मुस्तैदी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम एक चीज पॉइंट्स के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी ऐसी चीज जनता के बीच में न जाए जिससे बेवजह का कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो यहां पर यही कोशिश खबरें अभी तक के कमल, और लगातार हमारी यही अपील भी हम करते रहे। हिमांशु से आप पूछ रहे थे कि वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि अगर हम वैसे पूछ रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अस्पताल परेशान है, मरीजों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसको किस तरह से देखा जाए? यही बिल्कुल यहाँ पर हिमांशु आपसे जानना चाहें तो करनाल के क्या हालात आपको लगते हैं? अब तो सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि एलोकेशन जिस तरह से हो रही है
ऑक्सीजन की, तो क्या सब कुछ संतुष्टि भरा आपको लगता है या अभी भी धरातल पर जाकर कमियां देखते हैं आप? बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल की कमल, तो प्रशासन और सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन की बात की जाए या वेंटिलेटर की बात की जाए या आईसीयू बेड की बात की जाए या तमाम और जो बेड होते हैं उनकी बात की जाए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जब फोन किया जाता है किसी की तरफ से तो वहां पर बेड नहीं मिलता। ये बताया जाता है कि आप अपनी ऑक्सीजन लेकर आइए, बेड हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जो है 5 टन पर डे रुड़की से हमें प्लांट जो है वहां से ऑक्सीजन मिलेगी। और अगर बात की जाए पूरे करनाल जिले की तो यहाँ पर 15,000 जो ऑक्सीजन है रोजाना वो मिलती है, 15,000 लीटर, लेकिन जो खपत होती है वो 11,000 लीटर की होती है और जो बाकी ऑक्सीजन बच जाती है उसे सिलेंडर में भर दिया जाता है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में एक टैंक है जहां पर रोजाना 9,000 लीटर जो है ऑक्सीजन लिक्विड के अंदर भरी जाती है, वो पाइप के साथ कनेक्ट है और पाइप जो है वो ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड के साथ कनेक्ट है, यानी कि वहां पर वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है और जो ऑक्सीजन बाकी बच जाती है उसे सिलेंडर में भर दिया जाता है। रोजाना तकरीबन यहाँ पर 6,000 लीटर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जो है खपत होती है ऑक्सीजन की। देखिए जिस हिसाब से पानीपत से ऑक्सीजन आ रही है, रुड़की से ऑक्सीजन आ रही है या सिलेंडर जो भरे जाते हैं उस हिसाब से वो पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि जो सरकार या प्रशासन के आंकड़े हैं उसमें। लेकिन हम पिछले दिनों या रोजाना जब कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जाते हैं, मरीजों से बात करते हैं या मरीजों के परिजनों से बात करते हैं, देखते हैं तो कुछ कमियां दिखती हैं। और जैसे कि आप बता भी रहे थे, कुछ जगह तो ये भी हालात है कि ये कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन लेकर आइए, आपको बेड भी उपलब्ध हो जाएगा। अब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो सवाल फिर उठते हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर जितेंद्र जुड़ चुके हैं जो कि सोनीपत सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जितेंद्र, कई तरह के सर प्रश्न हैं और यहाँ पर एक बड़ा सवाल मरीजों के मन में भी है कि क्या अगर कोई भी भगवान ना करे अगर कोरोना से पीड़ित हो जाता है या उसकी गंभीर स्थिति हो जाती है, क्या किसी भी अस्पताल में हरियाणा के जाकर वो ये सोचे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी, तो ये माने हम कि हाँ इस समय ऑक्सीजन की कमी नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों सर हम खबर भी दिखा रहे हैं, पानीपत की हम आपको जानकारी दें तो वहां पर जो निजी एम्बुलेंस है वो भी बंद हो चुकी है, उनके पहिए थम चुके हैं, वहां पर उस एम्बुलेंस में भी सिलेंडर मौजूद नहीं है ऑक्सीजन का। ये हालात आज है। देखिए मेरा मानना ये है कि ये ग्लोबल पेंडेमिक है, इसमें हमें संयम तक समझने की जरूरत है। और यदि कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो सरकार और प्रशासन और पूरा हॉस्पिटल उसको उचित केयर जो भी संभव है वो देने के प्रयास कर रहे हैं। ये सब घबराने का नहीं है और संयम रखने का है। डॉक्टर जितेंद्र, संयम सभी रख रहे हैं लेकिन सर वो परिवार नहीं रख पा रहे हैं। आप भी जानते हैं डॉक्टर होने के नाते, और कई डॉक्टर्स को आपने भी सुना होगा, हम भी कई खबरें दिखाते हैं, निजी अस्पताल के डॉक्टर खासकर या किसी भी अस्पताल के जो चेयरमैन हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं बची, हम बचाना चाहते हैं, मरीजों को बचा नहीं पा रहे। कई इंसिडेंट भी, कुछ खबरें भी ऐसे सामने आती हैं ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं मरीज। तो सर संयम के साथ साथ उन परिजनों का जो दुखों का पहाड़ उन पर टूटता है तो बर्दाश्त के बाहर चीजें हो जाती हैं। तो मेरा सवाल वही सर, फिर जो अब एलोकेशन हो रही है सरकार की ओर से ऑक्सीजन की, क्या ये पर्याप्त मात्रा में हम माने? क्या सभी जगह उपलब्धता हो जाएगी ऑक्सीजन की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अब? देखिए इसके बारे में तो प्रशासन ही सही तरह से जवाब दे सकता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है और अभी हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सोनीपत सिविल अस्पताल में आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है, क्या स्टॉक में है आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पर? नहीं, इसके बारे में तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वही जवाब दे पाएंगे, लेकिन अभी हमारे इतना कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर स्थिति अंडर कंट्रोल है। यानी कोई किसी तरह का पैनिक माहौल नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल आप कह रहे हैं। क्या सर आप ये भी तो जानकारी जुटाते होंगे कि पूरे सोनीपत के हालात कोरोना को लेकर क्या बन रहे हैं? क्या वाकई में ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है सोनीपत में कि ऑक्सीजन जैसी कोई कमी आने वाले वक्त में भी हो सकती है, या सब कुछ आप लगता है कि अब नॉर्मल तरीके से चल रहा है और कोरोना के पेशेंट को अगर कोई दिक्कत भी है तो उसकी दिक्कतें दूर हो रही है?
देखिए इस सवाल का जवाब तो उच्च अधिकारी आपको सही तरह दे पाएंगे, लेकिन मैं तो एक एज ए डॉक्टर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता और हमारे बीच में हम सबको एक पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और एक नियम बनाए रखिए और एक जो बेसिक रूल है कोरोना से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क, और यदि माइल्ड सिम्टम है या कोई सिम्टम नहीं है तो घर पे ही होम आइसोलेशन वगैरह है उसको प्राथमिकता दें। लगातार सोनीपत में भी जो आंकड़ा है कोरोना का वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। 1500 से ज्यादा कोरोना के केस 24 घंटे में भी सामने आए, दर्ज किए गए इतने बड़े आंकड़े। तो सर आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे कि अभी भी कोरोना के जो केस है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि अब तो लोग थोड़े बहुत जागरूक भी हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वाकई में तस्वीर भयावह है देश की? देखिए इसका एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो सेकंड वेव या थर्ड वेव आई है ये बहुत सडनली आई है और किसी के लिए भी अप्रत्याशित है और लोग भी थोड़ा सा डिले हो गए थे और ये सोचने लगे थे कि अभी ये सब चला गया है और सोशल गैदरिंग ज्यादा होने लगी और कुछ चीजें हमने जो है ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली। तो ये मेरा भी ये मानना है कि हम संयम बनाए रखें और जो बेसिक रूल है, सिद्धांत है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, हैंड वॉश, यानी अभी भी हमें प्रयास ऐसे करने होंगे कि कोरोना नियमों का पालन करें। जो सर मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातों से, एज एन डॉक्टर, एक डॉक्टर पेशे से आप जुड़े और आप भी नहीं चाहते कि कोई भी मरीज तड़पे और आप उसकी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे डॉक्टर्स का जो कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को कोई भी दिक्कतें परेशानी ना आए और सब कुछ कंट्रोल में होगा, ये हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब भी मिशन की तरह वाकई में से अपनाने की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम बार बार सवाल पूछेंगे सरकार से, बेशक कड़वे सवाल पूछने पड़े, तीखे सवाल पूछने पड़े, हम पूछेंगे क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं, नागरिक हैं, जिनको ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही है, उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये बार बार हम उठाएंगे सवाल, पूछेंगे हम सवाल, ये हमारा फर्ज है लोगों के लिए। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े क्या बता रहे हैं। भारत में ऑक्सीजन की जो रोजाना क्षमता है वो भी जान लीजिए, 7,287 मीट्रिक टन है। ये आंकड़े आप जानेंगे तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब भारत में रोजाना ऑक्सीजन की खपत कितनी है? 3,842 मीट्रिक टन है। ये हम आंकड़े आपको 12 अप्रैल तक के बता रहे हैं। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की औसतन जो मांग थी वो 700 मीट्रिक टन ही थी, सिर्फ 700 मीट्रिक टन। और कोरोना की पहली लहर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 800 से ज्यादा हो गई, 2,800 मीट्रिक टन हो गई प्रतिदिन। दूसरी लहर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जो मांग है वो 5,000 मीट्रिक टन हो चुकी है। 5,000 मीट्रिक टन होना, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी क्षमता है, कितनी डिमांड है और कितनी हम पूर्ति कर पा रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं इनकी तुलना करना बेहद जरूरी है। ये आंकड़े बताते हैं सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और इस समय देश के हालात क्या है। ये तो सब कुछ बयां हो ही रहा है, इसमें कोई भी दो राय है ही नहीं है। तो ऐसे में प्रश्न यह है कि आगे अब होना क्या वाला है, क्या हम करें, क्या करना चाहिए। हमारे साथ नासिर लगातार जुड़े हुए हैं, करनाल से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। नासिर, फिर वही सवाल कि जब आंकड़ों में हम जाते हैं तो कई बार सरकारी आंकड़ों में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, हम भी बताते हैं आंकड़े क्योंकि सरकार के हैं तो हमें विश्वास भी करना होता है। नासिर, फिर कई बार हम जाते हैं धरातल पर सच्चाई देखते हैं। हिमांशु बताते हैं कि ये भी करनाल में खबरें सामने आई, हमने देखा पेशेंट के जो परिजन है उनको कहा जाता है कि आप ऑक्सीजन ले आइए, सिलेंडर का बेड हम दे देंगे। अब आंकड़ों पर इन पर कितना विश्वास करें या आश्वासनों पर कितना विश्वास करें, दावों पर कितना भरोसा करें, क्योंकि दावे और भरोसे तो पहले भी दिए गए थे। कमल, एक बात आपने सुनी होगी, कई बार हमारे देश के नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इस बात का जिक्र कर चुके थे कि जनता के लिए 1 रुपया अगर हम निकालते हैं तो वो पहुंचते 20 पैसे, 25 पैसे या 10 पैसे हो जाता है। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने इसका जिक्र किया और इसको सभी मानते हैं। नेता जब अपने भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए जी कागजों में ये काम हुए, जब वो किसी दूसरी पार्टी के लिए कहते हैं। तो हम क्यों ना समझें कि इस वक्त बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे दावे कागजों में किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद, हम विश्वास करना चाहते हैं, हम विश्वास करना चाहते हैं कि जो सिस्टम की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं वो जनता की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे हैं। हम यकीन करना चाहते हैं कि जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, देश को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश की जा रही है, हम यकीन करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो देश की जनता की बेहतरी के लिए हो रहा है और उनको जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हो रहा है। हम यकीन करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे अस्पतालों के हालात खराब हो रहे हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर जब जमीनी हकीकत नजर आती है, जब अस्पतालों के दरवाजों पर, अस्पतालों के अंदर दम तोड़ते मरीज नजर आते हैं, जब
एक एक गैस के एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मरीजों के परिवार वाले इधर से उधर भटकते नजर आते हैं। जब सिलेंडर्स की कालाबाजारी होती है, जब हॉस्पिटल्स वाले हाथ जोड़कर दुहाई लगाते हैं कि हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन दी जाए ताकि हम मरीजों को बचा सकें, जब इंजेक्शन की कमी की वजह से लोग लाख लाख रुपए में एक एक इंजेक्शन खरीदने के लिए नौबत आ चुकी है, जो इंजेक्शन 2000 1000 का आता है उसको 50 हजार रुपए में खरीदने की नौबत आ चुकी है, तो तब समझ में आता है कि शायद बहुत सारी चीजें सिर्फ कागजों में हो रही हैं। हम यकीन करना चाहते हैं और हमें यकीन है कि हम जल्दी से जल्दी इस बुरे हालात से निकलेंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। हम जागे बहुत लेट हैं, हमारा ध्यान कहीं और था, हमारा ध्यान इलेक्शन पर था, हमारा ध्यान, हमारे देश के नेताओं का ध्यान, हमारी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान इलेक्शन पर था। उनके दावे थे, वो वहां पर उलझे हुए थे। देश में एक तरफ हाहाकार मचा हुआ था, दूसरे देश जहां पर भी दूसरी लहर है, जहां पर भी कोरोना का प्रकोप था, वो इंतजाम कर रहे थे कि आने वाला वक्त इस तरह का होगा, आने वाला वक्त इस तरह की मुसीबतें लेकर आएगा। तो हम अपने देश की आवाम के लिए, जनता के लिए इंतजाम करें, ऑक्सीजन का, दवाओं का। वो बुरे हालात से निकले हैं और हम तारीफ में लगे हुए नासिर, अब ये भी तो आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यही आज है देश कि के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, खुश दिखाई दिए। उन्होंने धन्यवाद भी किया प्रधानमंत्री का। 551 प्लांट लगेंगे आने वाले वक्त में और तेजी से काम इन पर होगा। आने वाले वक्त की हम बात करें, और ऐसे में जिला स्तर पर हर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट अब लगेगा। बिल्कुल कमल, और बहुत अच्छी बात है, लगेगा, तारीफ की जाएगी, लगेगा। लगने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इन प्लांट्स को लगाने का ऐलान किया गया है, वो जल्द से जल्द लग जाएंगे। एक डेडलाइन उसके लिए दी जाए, एक डेडलाइन दी जाए कि जिस तरह से 550 प्लांट लगाने की, 51 प्लांट लगाने की बात की गई है, इन महीनों के अंदर, 2 महीने में, 3 महीने में लग जाने चाहिए। कमल, जब राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय बनते हैं ना, तो 1 साल के अंदर शानदार बन जाते हैं। 1 साल का पूरा वक्त मिला हमको, 1 साल का पूरा वक्त मिला कोरोना से निपटने के लिए। पिछली बार जब कोरोना का कहर बरपा था तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम तैयार नहीं थे। वो बात समझ में आती थी कि पता नहीं, एक नई बीमारी, अजीब सी बीमारी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिन तो समझने में ये लग गया कि किस तरह फैल रही है। कभी हम मास्क की बात कर रहे थे कि मास्क लगाना जरूर है, कभी हमने ये कहा कि नहीं, मास्क की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। लेकिन अब तो हम समझ चुके थे ना कि किस तरह के हालात हो सकते हैं। हमें समझना चाहिए था कि दूसरे देश किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन्होंने क्या कुछ किया। सरकारों की सोच, प्रशासन की सोच बहुत आगे की होती है, शायद हम वहां पर मात खा गए। मैंने फिर कहा कि हमारा ध्यान था कहीं और, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद है कि हम और हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन लगातार इन हालात पर कंट्रोल करेगा, लेकिन इसके लिए निगरानी बहुत जरूरी है। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, कमल, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से क्या उपलब्धता मुमकिन है? क्या जिस हिसाब से जिस जिले में, जिस शहर में इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की खपत करने की बात की जा रही है, क्या वो उसी तरह पहुंच पा रही है? ये भी बहुत जरूरी है, इस पर भी निगरानी रखनी होगी। और जितनी ज्यादा हमें जरूरत पड़ रही है, उसके हिसाब से हम किस तरह से इसको और बढ़ाएंगे। और कोशिश होनी चाहिए, जो आप प्लांट्स की बात करें, जल्द से जल्द लगे। और देखिए नासिर, जो आप चिंता कर रहे हैं, जो हम आंकड़ों की बात करें कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सभी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब संयम बरतें, डॉक्टर्स भी कहें, कुछ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर कहते हैं संयम बरतें। लेकिन अब पानीपत में क्या हो रहा है नासिर, एक खबर मैं दर्शकों को बता दूं, और एक बड़ी खबर बता दूं कि ऑक्सीजन की कमी के जो साइड इफेक्ट है वो क्या सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर ये है पानीपत से कि यहां पर जो निजी एम्बुलेंस के चालक हैं या जो निजी एम्बुलेंस चलाते हैं, संचालक हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पानीपत में ऑक्सीजन की भारी कमी है, और जबकि ऑक्सीजन का प्लांट यहीं पर है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। निजी एम्बुलेंस चालकों ने क्या किया है, उन्होंने कह दिया कि हमारे बस से बाहर अब हो चुका है, हमारे पास गैस सिलेंडर ही नहीं है, हम कैसे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। 2 दिन से एम्बुलेंस में लगाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ये हालात है, देखिए आप, ये हालात हम थोड़ी बता रहे, ये तो वो ऑक्सीजन लगाने वाले, सिलेंडर वाले लोग बता रहे हैं जिनको चाहिए उनके एम्बुलेंस में। जब मरीज होगा, क्रिटिकल सिचुएशन में होगा, गंभीर हालत में होगा, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और एक अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होगा निजी एम्बुलेंस में या किसी भी एम्बुलेंस में, तो दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी। अब ये यहां पर समझने की बात है कि सरकारी सिस्टम में सब कुछ सही है, लेकिन साथ ही आप निजी तौर पर भी दूसरी जगह जुड़े हुए हैं। अस्पताल निजी बहुत हैं, सरकारी कम है, और कई बार लोग सरकारी अस्पतालों पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। जबकि हम नहीं कह रहे, लोगों के आरोप होते हैं कि हमें तो निजी अस्पताल में जाकर एडमिशन लेना है, वहां पर भर्ती होना है, और उसके बाद ही हम ठीक हो पाएंगे। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए, ये तो इनकी जुबानी है, ये कहानी है सच्ची। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप रेड्डू हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रदीप, आज ये खबर सामने आ गई
कि अब निजी एम्बुलेंस में गैस सिलेंडर नहीं है लगाने के लिए। प्रदीप, यहाँ तो ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट है, हर जिले में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और बाकी राज्यों में भी सप्लाई हो जाती है पानीपत की ऑक्सीजन प्लांट से। तो ये दिक्कत परेशानी क्यों, कहां दिक्कतें हैं, कहां सिस्टम का फेलियर है, कहां लूप होल है सिस्टम में, बताइए प्रदीप। कमल, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ऑक्सीजन की जिस प्रकार से मारामारी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट है, लेकिन एक तरह से लोगों में मारामारी मच चुकी है। लोग घरेलू अपने घर के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन खरीद कर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कालाबाजारी शुरू हो चुकी है कि अब नौबत ये आ गई है कि लोगों को गैस के सिलेंडर मिलने बंद हो चुके हैं। अब आज हमने सबसे पहले प्रमुखता से खबर दिखाई कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उनके पास अब 1-2 दिन की भी गैस नहीं बची है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। तो जो गंभीर किस्म के पेशेंट अस्पतालों के अंदर इस वक्त मौजूद है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने में परेशानी आ रही है। तो कुल मिलाकर लोग हड़बड़ी में इस प्रकार से आनन फानन में गैस के सिलेंडर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है और लोगों को परेशानी भी आ रही है। जी, यानी दोनों पॉइंट है, आप कह रहे हैं कालाबाजारी बढ़ रही है, पैनिक माहौल भी हो रहा है, और दूसरी तरफ जहां वाकई में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जरूरत है वहां पर पहुंच नहीं पा रही है, उपलब्धता वहां पर नहीं हो रही है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई भी आंकड़ा हो या अंदाजा लगाकर आप बताएं प्रदीप कि पानीपत में निजी एम्बुलेंस अगर ऐसे बंद हो जाएंगी, पहिए थम जाएंगे, चक्के जाम हो जाएंगे इन एम्बुलेंस के, तो कितनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं इस कमी से कि ऑक्सीजन नहीं है? देखिए, बिल्कुल देखिए, दिक्कतें कैसे बढ़ने वाली है, क्योंकि कोविड के मरीजों के अलावा भी तमाम गंभीर बीमारियों के पेशेंट इस वक्त हजारों की संख्या में तमाम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। जी, तो उन लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अब एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर जब गाड़ी एम्बुलेंस में मंगाने लगते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ऐसे में मरीजों के लिए खतरा बड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो लिहाज से अब जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर जो सामान्य मरीज है उनको भी एडमिट करना बंद कर दिया गया है। यही समस्या, केवल कोविड के मरीजों को ही प्राथमिकता दी जा रही है और बाकी मरीजों को बोला जा रहा है कि आप घर में रहकर ही अपना इलाज करें। बिल्कुल, ये बड़ा पॉइंट आपने रखा कि बाकी जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है मरीज, उनका क्या करें, उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो भी तो प्रॉब्लम्स में है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? अब तो कोविड अस्पताल है और कोविड मरीजों को तवज्जो दी जा रही है, हम मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत तो हर किसी मरीज को हो सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नासिर हमारे एडिटर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ी चर्चा है। लोग हमारे साथ जुड़े इसलिए हुए हैं इस आस से कि हम उनके भी बातों को सामने रखें। नासिर और हिमांशु, धरातल पर जो भी कुछ हो रहा है, जो आपने देखा पिछले हफ्ते या पिछले दिनों, क्या आप अंदाजा लगाते हैं कि फिलहाल करनाल में या आसपास के इलाकों में चल क्या रहा है? निजी अस्पतालों के हाल क्या है, सरकारी अस्पतालों के हाल क्या है? क्या वाकई में जो मिशन के तौर पर हम चाहते हैं कि सरकार इसे मिशन बनाए, मिशन ऑक्सीजन, ये करना पड़ेगा हमें, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से काम हो रहा है ना से? और या फिर हिमांशु, सबसे पहले हिमांशु आपसे। देखिए कमल, समझने की बात यह है कि एक साल में हमने किया क्या, क्योंकि हम तमाम बड़े बड़े गेट बनवा देते हैं, तमाम बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा देते हैं, और ऐसे में हमें जिस पर फोकस करना चाहिए था वो था ऑक्सीजन प्लांट, या हमें फोकस करना चाहिए था इंजेक्शन, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग पिछले दिनों देखने को मिली थी। तो ऐसे में उन चीजों पर ध्यान ना देकर हम और चीजों पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि इस बात की भनक और इस बात की हमें आशंका जरूर थी कि कोरोना एक बार फिर से आएगा और जो लहर होगी वो पहले से ज्यादा होगी। इस बार कोरोना की जो रफ्तार है वो मामले पहले से डबल रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीज भी काफी हैं, लेकिन परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। करनाल प्रशासन ने कह दिया है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वहां पर जो बेड रिजर्व कर दिए हैं वो 50% कोरोना मरीजों के लिए कर दिए हैं, और आईसीयू जो बेड हैं वो 70% कोरोना मरीजों के लिए कर दिए हैं। हालांकि यहाँ ये भी बात की जा रही है कि 30 से 40 नए आईसीयू बेड बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटर के लिए हमने सरकार को कह दिया है। लेकिन ग्राउंड पर जब हम जाते हैं तो फिर वहां पर परिजन रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं,
डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहे। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत जो कमल है वो एक ये भी होनी चाहिए, जो परिजन आते हैं उन्हें समझाने की, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत होती है कि आपके परिवार के जो लोग हैं जो एडमिट हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि कर्मचारी होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होता है वो बदतमीजी से बात करता है, ऐसे आरोप भी लगाते हैं। पिछले दिनों हमने एक खबर भी दिखाई थी कि ऑक्सीजन देरी से मिली कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में, ऐसे परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे और ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली, उसके चलते उनकी मौत हो गई और उन्हें सांस की कमी थी, सांस की बीमारी थी। तो ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि जो बात ग्राउंड लेवल पर है वो सामने आने की जरूरत है, वो प्रशासन को बताने की जरूरत है। जयपुर गोल्डन अस्पताल में जो हुआ उसमें एक मरीज करनाल के भी थे, उनकी भी मौत हो गई। उनके परिवार के लोग भी काफी कल रो रहे थे, बिलख रहे थे, परिवार में मातम का माहौल था। उन्होंने बताया कि पहले कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में एडमिट हुए थे, वहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ठीक हुए, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और उसके बाद जब वो घर ले आते हैं फिर उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और जब उन्हें फिर जयपुर गोल्डन अस्पताल लेकर जाया जाता है। समस्याएं उपजी हैं तो प्रशासन को, सरकार को बताना जरूरी है, यही हम बता रहे हैं। अब हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने करनाल से तमाम जानकारी दी है। और नासिर, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक और अहम जानकारी हम देना चाहते हैं। जानकारी ये देना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसका उत्पादन कैसे होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफी ठंडी होती है, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। और क्रायोजेनिक गैस होती है ये, जिसका तापमान -183 सेंटीग्रेड होता है और इसे खास सिलेंडरों और टैंकर्स में ही ले जाया जाता है, रखा जा सकता है। ये भी एक अहम बात है। भारत में 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे शुद्ध करने की काम भी करती हैं और इस काम में लगातार कोशिशें जारी हैं कि युद्ध स्तर पर अब हो और इसे लिक्विड में बदलकर अस्पतालों को भेजा जाता है। ये भी आप सुनते होंगे कि लिक्विड में ऑक्सीजन है, गैस में भी होती है और ठंडे तौर पर इसे रखा जाता है। ज्यादातर गैस की सप्लाई टैंकर से ही की जाती है, जो आप आजकल सड़क पर देख रहे होंगे, और एक तो एक्सप्रेस के तौर पर ट्रेन में भी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। बड़े अस्पतालों के पास अपने टैंक भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर वहीं से ये मरीज के बिस्तर तक सप्लाई भी होती है। छोटे और अस्थायी अस्पताल स्टील और एल्यूमिनियम के सिलेंडरों का भी इस्तेमाल ऑक्सीजन के तौर पर इसे रखने के लिए करते हैं ताकि मरीजों तक ये पहुंचाई जा सके। तो ये जानकारी हम देना चाहते थे आपको, ताकि आपको मालूम हो कि ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे होता है और कैसे मरीज तक पहुंच पाती है। अब नासिर, मैं आपसे सवाल करना चाहता था, प्रदीप रेड्डी ने एक और अहम बात कही है और आजकल ये समस्या है। समस्या नासिर ये है हमारे सामने कि कोविड काल तो चल रहा है, समस्या सबसे बड़ी कोरोना की है, लेकिन बाकी भी तो बीमारियां मौजूद है, बाकी भी तो लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनको काफी दिक्कतें हैं और गंभीर मरीज होते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की दिक्कतें होती हैं। उनके लिए भी समस्या बनी हुई है कि वहां उनके लिए ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो, कैसे उन्हें ऑक्सीजन मात्रा में मिल सके ताकि उनकी जिंदगी पर ना बनाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के बिना पर ही जिंदगी बची रहती है और इलाज तभी हो पाएगा जब सांसें होंगी, और सांसें नहीं होंगी तो जिंदगी कैसे मिलेगी। और सांसें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कमल, और सांसों को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, ऑक्सीजन न होने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। जो आपने प्रश्न किया कमल कि और भी दूसरी बीमारियां हैं और उनके मरीज भी अस्पतालों में भर्ती हैं या उनको भी इलाज चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से जो दूसरी बीमारियों के मरीज हैं इस कोरोना संकट काल में इलाज न मिलने की वजह से उनकी भी मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में भर्ती वो नहीं हो पा रहे। अस्पताल जो प्रशासन है उनकी भी एक मजबूरी है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हम तैयार हैं, हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, हम अपनी जान को हाथ पर रखकर हम मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास हथियार तो होने चाहिए। वो हथियार क्या है? वो ऑक्सीजन हथियार है, वो दवाएं हथियार हैं, वो इंजेक्शन हथियार हैं। अगर वो हथियार नहीं होंगे तो हम कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ेंगे? लेकिन जो दूसरे मरीज हैं उनकी वजह से बहुत लोगों की बीमारियों की वजह से भी मौत हो रही है, वो भी वक्त क्या कि इलाज नहीं मिल पा रहा। अब किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां पर पहले कोरोना टेस्ट कराना है, फिर ये है, फिर वो है, बहुत सारी चीजें, और इस दौरान मरीजों की हालत खराब हो जाती है। और बहुत सारी बातों का जिक्र हिमांशु ने भी किया कि वहां पर किस तरह से मरीजों के परिवार वाले परेशान होते हैं। कमल, एक परिवार के 3-3, 4-4 लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं एक बात यहां पर फिर कह दूं कि एक बात ये निकल कर आ रही है कि पैनिक क्रिएट ना किया जाए, लेकिन नहीं कर सकते। जरूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बेवजह पैनिक क्रिएट कोई भी ना करें। लेकिन जो हकीकत है, जो चीजें तस्वीरें नजर आ रही हैं, अभी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं जो हम
बहुत सारे लोग दिखा भी नहीं सकते। जिस तरह के हालात हैं देश के अंदर, और हमें उम्मीद है, मैं बार बार ये बात कह रहा था कमल, कि हमें उम्मीद है कि हमारी सरकारें इन हालात पर पुख्तगी के साथ, मजबूती के साथ, संजीदगी के साथ नजर रखे हुए, और सिर्फ नजर नहीं रखे हुए, नजर रखने से काम नहीं चलेगा, हकीकत के अंदर काम करने होंगे, जमीनी हकीकत को लेकर काम करने होंगे, क्योंकि इस वक्त हम एक बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। और सबसे बड़ी बात कमल, यहां पर एक और मैं बात कह दूं कि कल हरियाणा में एक फैसला हुआ, 50% प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो बेड्स हैं, 50% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि जो बेड्स आरक्षित किए गए हैं उनके लिए इंतजामात किस तरह से किए जाएंगे। जो ऑक्सीजन है, बार बार सरकारों की तरफ से यकीन दिलाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब यहां पर कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर ऑक्सीजन लगता है, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। तो फिलहाल जो इस तरह के सुझाव आ रहे हैं दुनिया भर से, देश भर से, जो एक्सपर्ट हैं, कि फिलहाल उन इंडस्ट्रीज के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मान लीजिए फ्रीज है, एसी, इस तरह के कामों में, गाड़ी के कुछ काम होते हैं, कार्स वगैरह, वेल्डिंग वगैरह, तो बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो फिलहाल वहां पर उस खपत को कम किया जाए, जहां पर जिंदगी के लिए जरूरी है वहां पर बढ़ाया जाए, और इस तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन मेन मसला यह है कमल, असली मसला यह है कि निगरानी बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल के लोगों को, अस्पताल संचालकों को यह मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी है तो हमें ट्वीट ना करना पड़े, हमें कोई बयान ना देना पड़े, बल्कि हमें सरकार की तरफ से कोई नंबर या कोई इंसान या ऐसा कोई केंद्र सेंटर बनाना चाहिए कि हम वहां पर फोन करें और तुरंत हमारी जरूरत को पूरा कर दिया जाए। जो कोविड सेंटर सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, खुद ब खुद वहां पर निगरानी रखी जाए कि अच्छा आपको कितनी जरूरत है, तुरंत पहुंच जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़े। हालात इस वक्त ऐसे हैं, लोग परेशान हैं। और एक बात आप और कह रहे थे कमल की घरों में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन को लेकर वो अपने इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों को डर है क्या अगर दिक्कत होती है किसी की तबीयत, आज हर घर में कोई ना कोई बीमार, इस तरह का माहौल है देश के अंदर, तो लोग अगर जो अस्पतालों में नहीं है, जो घरों में, अगर उनकी एकदम से तबीयत बिगड़ती है और वो भी अस्पतालों में जाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए हालात कैसे होंगे। जी, इस चर्चा में मैं हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ, उनको भी शामिल करना चाहता हूं। नासिर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अस्पतालों को कहना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है, और हमारे जरिए भी अपनी गुहार को सरकार तक पहुंचाते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। नासिर, इस समय हरियाणा भी और देश भी हमें देख पा रहा है, उनको मालूम होना चाहिए कि हम किस मकसद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मकसद इतना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई परिजन बीमार हो तो ऑक्सीजन उसकी अधिकार है, उसको मिलना चाहिए वो, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी और जान पर बनाएंगी, और ऐसा हुआ है, इसलिए हमें चिंता ज्यादा है। और भिवानी में ऐसा नासिर हुआ था। हमारे संवाददाता जगबीर घनगस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उन्हें भी दर्शक देख पा रहे हैं, उन्होंने भी जानकारी बताई थी कि एम्बुलेंस में वहां भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में भिवानी में क्या हुआ था, खबर का असर हुआ था नासिर, और वहां हमने खबर दिखाई थी, और उसके बाद तब जाकर उस अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो पाई थी। जगबीर, बताइए कि अब हालात कैसे हैं, क्या भिवानी में सब कुछ ठीक ठाक माने, और सरकार की ओर से लिस्ट भी दी गई है कि भिवानी को भी पर डे टन भी ऑक्सीजन मिलेगी, और एक आंकड़ा है वो भी, तो क्या अब भिवानी में सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस आश्वासन के साथ काम हो रहा है क्या अस्पतालों में? जी कमल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी और इसको लेकर जो व्यवस्थाएं चरमराई थी, उसी के अनुसार भिवानी में भी इस प्रकार की खबरें आई थी। हमने उसको प्रमुखता से भी दिखाया था कि किस प्रकार से भिवानी में जो है ऑक्सीजन की कमी के चलते जो निजी अस्पताल हैं उन्होंने नए मरीज लेने तक से मना कर दिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है उसने संज्ञान लिया और उन अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई। यहाँ तक कि अगर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर भी जहाँ डॉक्टरों ने बताया था कि जो ऑक्सीजन की खपत है वो 3 गुना तक बढ़ चुकी है। और जैसे हमने खबर दिखाई, इस मामले को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद जो है अब ऑक्सीजन पहुँचनी शुरू हो चुकी है। जहाँ पहले 3 दिन में एक गाड़ी आती थी, अब वहां पर हर रोज गाड़ी आनी शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर स्वास्थ्य विभाग की आप बात करें या गुप्तचर विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि भिवानी जिले में फिलहाल 1-2 दिन से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक प्राइवेट प्लांट भी है और कहा जा रहा है कि जल्द यहाँ पर 1 या 2 जो बड़े टैंकर वहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद जो है इस इंतजार में है। और कई बार तो ऐसे अस्पतालों को भी देखा जा सकता है जो कहते हैं कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, लेकिन उम्मीद उन्हें ये बंधाई जाती है कि अभी टैंकर आएगा और आप तक सप्लाई हो जाएगी। यही तो दिक्कत परेशानी चल रही है, स्टॉक में कुछ नहीं है, जो है बस जुगाड़ से हो रहा है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगबीर, आपने जानकारी दी है। प्रदीप, आपसे मैं एक सवाल लूंगा और संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर सुमित कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से। उनसे गुजारिश है थोड़ा सा समय सर दीजिएगा, आपसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन प्रदीप, पानीपत में हालात अगर आप चंद शब्दों में बता सके तो किस तरह के बने हुए हैं और आगे क्या हो सकता है? और भी ज्यादा डिमांड अब बढ़ रही है या नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? देखिए, पानीपत में मैं हालात के बारे में बताना चाहूँगा कि 3200 से ज़्यादा, तकरीबन 35 एक्टिव केस पहुँच चुके हैं। 207 के करीब यहाँ पर मौत हो चुकी है। लगातार मौत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। व्यवस्था की मैं चंद शब्दों में बताना चाहूँगा। पानीपत के सरकारी अस्पताल में तमाम बेड पर इस वक्त पेशेंट है। अस्पताल में बेड नहीं है। प्रशासन की तरफ से एनसी कॉलेज में 300 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऑक्सीजन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन कोविड के मरीज तो यहाँ पर उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा बताई जा रही है कि काफ़ी है। लेकिन जो दूसरी अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको घर भेजा जा रहा है। उनकी मौतें हो रही है, उनकी मौतें गिनती में नहीं आ रही है। ये यहाँ पर आए दिन देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है जी। मौतें गिनती में नहीं आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कोरोना से मौत। लेकिन ना सिर्फ बाकी जो आंकड़े हैं उनका क्या, ये प्रदीप कह रहे हैं। प्रदीप, धन्यवाद, आपने जानकारी भी दी और तमाम तरह से आपने हालात बताए अपने जुबानी। नासिर, हमारे साथ डॉक्टर सुमित कौशिक जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं उनसे भी आप चर्चा में शामिल होकर कुछ सवाल करें कि हालात किस तरह के हरियाणा में बने हुए हैं। नासिर, कौशिक, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। और डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि आपके यहाँ पर हालात बेहतर होंगे, मरीजों को ठीक से इलाज मिल पा रहा होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जिस ऑक्सीजन को लेकर जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, उसकी जो किल्लत महसूस की जा रही है, एक तरफ दावे हैं कि किल्लत नहीं होने दी जाएगी, दूसरी तरफ हॉस्पिटल संचालक, प्रशासन वो गुहार भी लगा रहे हैं बहुत सी जगहों पर। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? सर देखिए, हर एक चीज जो होती है डिमांड एंड सप्लाई के अनुरूप एक हमारा प्रोसीजर है, उसी हिसाब से चलती है। तो इतना शायद मुझे अंदाजा नहीं था या किसी को भी कि इतनी ज्यादा डिमांड में एक ऑक्सीजन आ सकती है ना। मैं इसे कहूंगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो है। और ऑक्सीजन आपको पता ही है, इस बीमारी में ऑक्सीजन एक है प्रोसीजर की ऑक्सीजन हमें देनी पड़ेगी मरीज को उसकी सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इतनी ज्यादा एक डिमांड जितनी है उस हिसाब से सप्लाई पीछे से आ नहीं रही है। तो या तो प्रोडक्शन इस लेवल का नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ये निकलकर सामने आती है कि एक लिस्ट आती है कि हम इतनी ऑक्सीजन इस स्टेट को देंगे, हरियाणा को देंगे। हरियाणा को करीब 124 मीट्रिक टन फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, लेकिन जरूरत कई बार उससे 20 मीट्रिक टन की और ज्यादा जरूरत है। तो ये दिक्कत आ रही है कि वो कैसे पूरी हो फिर? सर ये तो डिमांड आप सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी सर। सीधा है कि सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाए और जो भी है सरकार जैसे भी एक्शन लेगी और अच्छा ही लेगी। देखिए जैसा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो भी कंडीशन है वर्स्ट के सिनेरियो में कहूंगा सर, इसको बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। लोगों से भी मेरी अपील है सभी से कि प्लीज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग डॉक्टर साहब, एक कंडीशन, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप डॉक्टर, आपको मरीज का इलाज करना है, आपकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मरीज हो वो आपके पास से बिल्कुल ठीक होकर जाए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता, जब इंजेक्शन की कमी होती है, तो एक डॉक्टर के लिए, एक हॉस्पिटल के लिए किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है? क्या सिचुएशन होती है डॉक्टर साहब? सर सिचुएशन यही है कि लाचार हो जाता है सर। आप समझ सकते हैं, अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है, चाहे कोई भी हो, सर मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके पास नहीं अवेलेबल है तो बंदा लाचार होता है। लेकिन ठीक है सर, हम इससे बिल्कुल सामना करेंगे इसका और ऐसे कदम उठाए भी जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सभी की तरफ से कि ऑक्सीजन जो है पूरी कोशिश है कि प्रोवाइड हो। और जो भी दवाइयां हैं इमरजेंसी की, जो भी है रिक्वायरमेंट्स, वो हमें मिल रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे समय लगेगा सर, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम इस कठिनाई की घड़ी से हम निकल के आएंगे। डॉक्टर सुमित, एक सवाल और इसमें, ये तो हम मान सकते हैं, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें कहनी होती हैं, हम सब जनता के भी प्रति, आप भी हैं, हम भी हैं, कि हम देरी से जागे इस मामले को लेकर, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से हमने हालात का सामना पिछले साल किया था। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि शायद हम सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। इतना हमें नहीं होना चाहिए था। मतलब लोगों ने भी, जनता की भी, डिपार्टमेंट्स की भी, सबकी समय कोई ऐसी वो नहीं लगी। शायद हम कुछ थोड़ा रिलैक्स कर गए आफ्टर नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि केसेस आने बंद हुए तो थोड़ा सा हमने सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने भी नहीं मानी, मास्क लोगों ने उतारे, तो काफी कंडीशन जो है शायद हो सकता है ये भी एक कारण हो कि इतनी वर्ष बना है हमारी कंडीशन। कमल, आप भी कुछ सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, फिलहाल के हालात कैसे बन पा रहे हैं?
क्या संयम की यहाँ पर देखिए, बार बार बात की जा रही है कि ये संयम रखिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथों में सिलेंडर लिए अपने घर की ओर जाते हैं, कुछ को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और एक हमारे संवाददाता का भी सवाल था कि इसमें अब कोरोना मरीजों के अलावा दूसरे मरीज भी हैं, उनको भी जरूरत है कई बार ऑक्सीजन की, तो वो पूर्ति कैसे हो पाएगी? आपको चिंता होती है इस बात की? सर चिंता तो हो ही रही है, खैर, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से शायद अब एक्शन लिए गए हैं, बेड इन्होंने बढ़ाए हैं, कोरोना केयर सेंटर्स बनाए गए हैं सर। और यही है कि जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं जी, तो अभी तो बेड की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन शायद अब गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए गए हैं तो बेड जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जो है प्रॉपर जी। बेड मिले अच्छा, और सभी को जिसको सर जरूरत हमारे है पास समय की admit कमी है, एक अंतिम सवाल है एक सवाल संक्षेप में और इसका डॉक्टर जवाब। साहब, जो आपने बेड्स की बात की, कोविड हॉस्पिटल्स के लिए जो कल ही एक फैसला हुआ कि 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में आरक्षित किए जाएंगे, तो वो आपके पास भी जाहिर सी बात है कि पहुंच चुका होगा उसका ऑर्डर, तो किस तरह से उसकी व्यवस्था की जाएगी, उसको लेकर आपकी डिमांड्स क्या हैं, मांग क्या है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं? सर मांग कुछ नहीं है, कोविड की जो बीमारी है इसके लिए सरकार के अपने गाइडलाइंस हैं कि कैसे आपने ट्रीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो भी प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करे जाएंगे सर। उनकी नोटिस शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया गया है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसके और साथ उनका- क्या ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन आप 50% हॉस्पिटल के अंदर बेड्स आरक्षित कर दिए कोविड पेशेंट्स के लिए, तो आपको ऑक्सीजन की जिम्मेदारी हमारी है, इंजेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, या खुद से ही सारे अरेंज करनी होंगी चीजें? हाँ जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आया है और इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी जो है वो बताया गया है कि आप जो है हमारे को बताइए, और अगर ऑक्सीजन की अगर आपके पास कोई भी किल्लत होती है तो वो बिल्कुल पूरी करवाई जाएगी। जी कमल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और आप ऐसे ही सेवा करते रहे उन मरीजों की जिनको जरूरत है आपकी, और आप ही देश को बचा सकते हैं। डॉक्टर ही इस समय सब कुछ है हमारे लिए, और ये व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाए तो डॉक्टर्स को भी मदद मिले, अस्पतालों को भी मिलेगी, और आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। नासिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। ऑक्सीजन टैंकर से अस्पताल तक कैसे पहुंचती है ये भी जाते जाते आप जान लीजिए। देश में ऑक्सीजन सप्लाई करीब 500 टैंकर्स के ही भरोसे थी पहले। आप हैरान हो गए से जानकर, हम भी हैरान हुए थे। अस्पतालों में स्थिति बिगड़ी तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस के टैंकर्स को ऑक्सीजन टैंकरों में तब्दील कर दिया गया। अब 1000 ऑक्सीजन टैंकर लगभग सड़कों पर अब दौड़ते जा रहे हैं, और आप देखिए ताबड़तोड़ चालकों को इन टैंकर को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। आपके मन में सवाल होगा ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, तो इसका भी जवाब है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकर बहुत महंगे भी होते हैं। टैंकर बनाने में करीब 72 लाख रुपए की लागत आती है, और इसके अलावा क्रायोजेनिक टैंकर -150 डिग्री पर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन ये भी समस्या है, और टैंकर को बनाने में तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त लगता है। ये भी आप जानिए, और हैरानी वाली ये भी जानकारी है। टैंकर को चलाने वाले ड्राइवर्स को भी विशेष ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि प्रेशर का ध्यान रखना होता है। ऑक्सीजन प्रेशर को लेकर भी ट्रेनिंग दी जाती है, ये ड्राइवर्स को ही ध्यान रखना होता है। एक ऑक्सीजन टैंकर औसतन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाता है, ये भी यहाँ पर देखना होता है। एक टैंकर पर तकरीबन 33 रुपए और 34 रुपए की लागत आती है प्रति किलोमीटर, ये खर्च आता है। टैंकर खाली होकर लौटता है तो ये जो खर्च बढ़कर औसतन 70 से 74 रुपए प्रति किलोमीटर तक हो जाता है। इसलिए महंगाई ऑक्सीजन के तौर पर दिखती है हमको। ऐसा इसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसके बढ़ने से भी होता है। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करते हैं, बेहद ठंडे क्रायोजेनिक टैंकर से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडर्स में भरते हैं, और सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या इससे छोटे सप्लायर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अस्पतालों तक पहुंचते हैं तो मरीज तक पहुंचते हैं। ये एक बड़ा आपके सामने प्रोसेस था, एक प्रक्रिया थी कि टैंकर से अस्पताल तक ऑक्सीजन कैसे आती है और कैसे सब कुछ होता है, ये आपने जान लिया। लेकिन अब अहम सवाल वही है कि आगे क्या होगा, कैसे सप्लाई और डिमांड में सामंजस्य बन बैठेगा, आने वाले वक्त में क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार कह रही है वो भी दिखाए, सरकार की कमियां भी गिनवाए, सिस्टम की खामियों को भी सामने रखे ताकि सब कुछ ठीक हो। और इसी मकसद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। लेकिन उससे पहले नासिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, चाहता हूं कि वो भी कुछ बातें रखे जाते जाते। नासिर, कमल, बस एक दो बातें कहनी है। एक तो ये कि जिस तरह से एलोकेशन की बात की गई है ऑक्सीजन की, हमें
चाहिए कितनी, लेकिन चाहिए ज्यादा। मांग हमारी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल उसके हिसाब से वो कम नजर आती है। तो एक ये सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास मांग के हिसाब से ही खपत होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन को लेकर। दूसरी बात है कि ऐसे पॉइंट्स की अभी भी जरूरत है कि किसी भी हॉस्पिटल को किसी भी जगह पर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो सरकार की तरफ से निर्धारित किए जाए कि आपको कहीं भटकने की, कहीं पर गुहार लगाने की, कोई ट्वीट करने की, कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने बात की, उन कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम मरीजों का इलाज करें कि ऑक्सीजन की डिमांड की पूरी अपनी पूर्ति करें, हम कहां से लेकर आए। तो यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद है कि सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है। बार बार हम खबरें अभी तक की तरफ से अपील अपने दर्शकों से भी करें, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन इस बीच ये बहुत जरूरी हो चुका है कि ऑक्सीजन या इंजेक्शन, जिस तरह की भी चीजें हैं, उनको मांग के हिसाब से पूर्ति की जाए। कहीं पर जरूरत नहीं है तो वहां पर अब खत्म किया जाए, क्योंकि इस वक्त और इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि जो डिमांड के हिसाब से आप भेजने की बात कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो पा रही है, क्या जा पा रही है जगहों पर सही से। ये सब चीजें बहुत जरूरी है कमल। बिल्कुल, दिन के हिसाब से नहीं, घंटे के हिसाब से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब डिमांड कितनी है और कितनी होगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितने मरीज बीमार होंगे, कितनी गंभीर स्थिति होगी, यह भी नहीं कहा जा सकता। हालात ही ऐसे बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर, आप जुड़े हमारे साथ और आपने तमाम जानकारी साझा की है। और जो हालात इस समय बने हुए हैं हरियाणा में या देश में, वो भी हमने बयां करने की कोशिश की है। पैनिक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, लड़ना है, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी कोरोना से। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं, उनको मानना भी चाहिए सरकार को भी, प्रशासन को भी, हमारे पूरे सिस्टम को, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे देश के नागरिकों को, आपको कोई समस्या ना हो। यह हमारा मकसद है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।